सो लेट अस स्टार्ट टुडेज लेक्चर। लास्ट वीडियो में हमने प्रैक्टिस सेट 2.2 सॉल्व करने से रिलेटेड टॉपिक देख लिया था, जो था प्रॉपर्टीज ऑफ एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू पैरेलल लाइंस एंड अ ट्रांसवर्सल, और सॉल्व एग्जांपल्स देखे थे, जिसमें से हमने एग्जांपल नंबर 1 को देखा था। अब यहाँ इस वीडियो में एग्जांपल नंबर 2 से शुरुआत करेंगे और प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो हमारा एग्जांपल नंबर 2 क्या कह रहा है? इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। बाजू में दी गई हुई फिगर में लाइन M जो है, ये लाइन M वो पैरेलल है लाइन N से। ये जो दो लाइंस मैंने दिए रखी है ना, जो 11 के जैसे दिख रही है, वो पैरेलल होने का साइन है। मतलब लाइन M इज पैरेलल टू लाइन N। इतना बड़ा न लिखते हुए इज पैरेलल टू को हम सिर्फ दो L, ऐसे L बोल सकते हैं, L तो नहीं है वो, लेकिन ऐसे दो डंडी खींचकर हम लिख सकते हैं। इसका मतलब होता है इज पैरेलल टू, ठीक है, शॉर्ट में लिखने के लिए। अब आगे लाइन L इज अ ट्रांसवर्सल। ये जो लाइन L है वो ट्रांसवर्सल है। अब कंडीशन देखिए, इफ मेजर ऑफ एंगल B इज इक्वल टू x प्लस 15। ये जो एंगल B है, हर एंगल को नाम दिया गया है, तो ये जो एंगल B है ना, इसका मेजरमेंट हमें दिया है x प्लस 15 डिग्री, ठीक है। x प्लस 15 डिग्री ये एंगल B का मेजरमेंट है। वैसे ही एंड मेजर ऑफ एंगल E इज इक्वल टू 2x प्लस 15। ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल E है, उसका मेजरमेंट है 2x प्लस 15 डिग्रीज। अब हमें क्या करना है? हमें ये दो मेजरमेंट को यूज करके फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें मेजरमेंट ऑफ एंगल B में ये जो x है और मेजरमेंट ऑफ एंगल E में ये जो x है, ये x की हमें वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है, इन दोनों मेजरमेंट ऑफ एंगल का यूज करके। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे हम। लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए ना हम एक वे यूज कर सकते हैं, जो हमें एंगल्स दिए होते हैं और जो हमें फाइंड करना होता है, उसमें उसके बीच में हमें रिलेशन फाइंड करना होता है। अब यहाँ पे कोई एंगल तो फाइंड नहीं करना है, हमें यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी है, लेकिन हमें यहाँ पे दो एंगल दिए हुए हैं, तो हम देख सकते हैं ना कि इन दोनों में क्या रिलेशन है। अगर मैं एंगल B को देखूं और एंगल E को देखूं, तो इन दोनों में मुझे कोई रिलेशन नहीं नजर आ रहा है डायरेक्ट अगर देखूं तो। लेकिन अब देखो, एंगल B यहाँ है, ठीक है, अब और एंगल E यहाँ है। ये ना ही तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स बन पा रहे, ना ही इंटीरियर एंगल्स बन पा रहे, ना ही अल्टरनेट एंगल्स में इंटीरियर या फिर एक्सटीरियर की पेयर बना पा रहे। लेकिन अगर मैं इनडायरेक्टली जाना चाहूँ, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो एंगल B है, ये एंगल B और एंगल F, ये वाला और ये वाला, ये आपस में, मतलब ये एंगल B ऐसा वाला और ये ऐसा वाला, आपस में कोरिस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं, ठीक है। पहले हम इतना लिख लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। सो मैंने क्या बोला अभी? एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F। ये मैं क्यों बोल पाई कि एंगल B और एंगल F आपस में कॉन्ग्रुएंट है, मतलब उनका सेम मेजरमेंट है, क्योंकि वो आपस में कोरिस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स शो कर रहे हैं, और क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और उसके ऊपर ट्रांसवर्सल है, तो ऑब्वियसली उन दोनों का भी मेजरमेंट सेम होगा, एंगल B और एंगल F का, क्योंकि वो दोनों कोरिस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं। अब एंगल B इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल F है, तो क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि एंगल B का जो मेजरमेंट है वही एंगल F का है? क्योंकि हमें क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल B है x प्लस 15, तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन शो करते हुए एंगल F B के कॉन्ग्रुएंट हो रहा है, तो जो B का मेजरमेंट है वही एंगल F का भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए, ठीक है, इसीलिए। ये होने के बाद इसीलिए हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ एंगल B is equal to measurement of angle F is equal to x plus 15 degrees। So हमने अब तक क्या किया? हमने B और एंगल B और एंगल F में रिलेशन फाइंड आउट किया, ठीक है। हम यहाँ तक एंगल E के बाजू वाले एंगल तक तो पहुंच गए, ठीक है। E के बाजू वाला एंगल F है, तो यहाँ तक पहुंचने के बाद अब देखते हैं कि F और E में क्या रिलेशन है। F और E में ना एंगल्स इन लीनियर पेयर का रिलेशन है, और मैंने लास्ट वीडियो में सेपरेटली बताया था, और उसके भी लास्ट वीडियो में सेपरेटली बताया था कि जो दोनों एंगल्स आपस में आजू बाजू में हैं, वो एंगल्स इन लीनियर पेयर है, ठीक है, एडजेसेंट एंगल्स, और उन दोनों का मेजरमेंट अगर प्लस करें तो हमें 180 डिग्री मिलना चाहिए, ठीक है, तो वो होंगे एंगल्स इन लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर का रिलेशन निकालने का ये मतलब है कि अगर मुझे इन दोनों का एंगल F प्लस एंगल E का एडिशन करूँ तो मुझे 180 डिग्री अगर मिल जाएगा, तो एंगल E तो मुझे क्वेश्चन में गिवन है ना, और जो एंगल F है उसका मैंने अभी कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स का रिलेशन यूज करके एंगल B से इक्वेट करके उसका भी मेजरमेंट निकाल रखा है। तो अगर मुझे ये दोनों का मेजरमेंट पता चल गया है, तो क्या मैं x फाइंड आउट नहीं कर सकती हूँ क्या सॉल्व करके? बिल्कुल कर सकती हूँ। देखते हैं कैसे।
सो जो मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ है और मेजरमेंट ऑफ एंगल ई है, उन दोनों को अगर ऐड करूँ तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा, क्योंकि ये दोनों एंगल्स इन लीनियर पेयर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री। और रीजन क्या हो जाएगा, एंगल्स जब भी हम रीजन लिखते हैं ना तो सर्कुलर वाला ब्रैकेट ही देना है। ठीक है, ब्रैकेट के भी मैथ्स में ना 3 टाइप के ब्रैकेट यूज होते हैं। ये सर्कुलर वाला ब्रैकेट है, ये स्क्वायर ब्रैकेट है और ये कर्ली ब्रैकेट है। ठीक है, हम आगे पढ़ेंगे कब कौन सा कहाँ यूज होता है, अभी तो फिलहाल इतना ही है। सो रीजन हमारा है एंगल्स इन लीनियर पेयर। मुझे मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ पता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई पता है, तो वो मैं पुट कर दूंगी। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल से के रिलेशन से हमने यहाँ फाइंड कर रखा है कि वो मेजरमेंट ऑफ एंगल बी के इक्वल था, जो था x + 15 डिग्रीज। सो अब ये जो है ना, ये हमारी इक्वेशन है। ठीक है, ये हमने खुद फॉर्म करी है। ठीक है, सो इक्वेशन के अंदर अब हम वैल्यूज पुट करेंगे। सो डायरेक्टली वैल्यू पुट ना करते हुए हम एक स्टेटमेंट यहाँ पे लिख सकते हैं कि सब्सटीट्यूटिंग values in the equation। इसका मतलब है कि हम इस इक्वेशन में वैल्यूज को पुट कर रहे हैं। जो मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ है जो हमें पता है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ई है जो हमें पता है, हम उसकी यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं। ठीक है, उसका मतलब होता है सब्सटीट्यूटिंग वैल्यूज इन द इक्वेशन। ऐसा लिखना चाहिए, अच्छा लगता है। ठीक है, सो मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ है हमारे पास x + 15 डिग्रीज। सो मैं लिखूंगी x + 15। अब यहाँ पे मैंने मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ डाल दिया x + 15। ठीक है, डिग्री से भी लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि दोनों भी मेजरमेंट हमारी डिग्री में ही है ना। सो और यहाँ पे मेजरमेंट ऑफ एंगल ई, कहाँ है मेजरमेंट ऑफ एंगल ई, हाँ यहाँ पे हमें गिवन है क्वेश्चन में, वो है प्लस। ये प्लस मैं यहाँ पे डाल रही हूँ मेजरमेंट ऑफ एंगल एफ लिखने के बाद, और फिर लिखूंगी मेजरमेंट ऑफ एंगल ई 2x + 15, और फिर ये इज इक्वल टू यहाँ पर और 180 डिग्रीज। ठीक है, अब हमें ना इसको सॉल्व करना है। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पे जगह खत्म हो गई है, तो मैं ना इसके नीचे की वाइट वाली स्लाइड पे समझाती हूँ। ठीक है, अब देखो इसे सॉल्व कैसे करते हैं। इसमें बहुत ही बेसिक मैथ्स का रिक्वायरमेंट होता है। ठीक है, हमारा बेसिक ऑफ मैथ्स क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे मुझे x दिख रहा है और यहाँ पे मुझे 2x दिख रहा है। सो मैं क्या करूँगी, x + 2x करूँगी। ठीक है, अब जब भी हमारे पास ऐसा वेरिएबल होता है ना, अकेला वेरिएबल, और उसके सामने कोई नंबर नहीं होता। अब जैसे यहाँ पे 2x है, x के सामने यहाँ पे 2 नंबर है, लेकिन यहाँ पे x के सामने कोई नंबर नहीं है, तो यहाँ पे ना 1 होता है। कुछ नहीं का मतलब 1 होता है। और 1x + 2x करूंगी तो मुझे 3x मिलेगा। मतलब ये 1 को ऐड किया 2 के साथ, 1 + 2 किया और 3 लिख दिया, और ये जो x था ना वो कॉमन हो गया। मतलब कि इसका प्रोसीजर क्या होता है, 1 + 2 हम करते तो है, नंबर को सेपरेट कर देते हैं, और ये x होता है ना, ये ब्रैकेट के बाहर आ जाता है। ठीक है, मतलब x 1 के भी पास है, x 2 के भी पास है, बस हमने उसको कॉमन ब्रैकेट में बाहर निकाल दिया है। फिर हम नंबर्स को ही ऐड करते हैं, 1 + 2 = 3 और x का x यही रह जाता है। ठीक है, यही ये है। तो जब भी वेरिएबल्स हो ना, वेरिएबल्स मतलब A to Z कोई भी लेटर, ठीक है, यहाँ पे x है, मैथ्स में ज्यादातर x और y ही यूज होता है। सो पहले हम वेरिएबल को ऐड कर लेते हैं जितने भी है, और फिर नंबर्स को ऐड करेंगे। फिर हमारे पास 15 और 15 है, तो 15 + 15 30 हो जाएगा। तो मैं क्या करूंगी, x + 2x करूंगी, मुझे मिलेगा 3x, फिर प्लस दूंगी 15 + 15। ठीक है, देखो ये 15 के हर नंबर के ना जो पहले का साइन होता है ना, अब यहाँ पे +15 है तो 15 के यहाँ पे पहले पे प्लस का साइन है, तो ये काम का होता है। ठीक है, नंबर के बाद का साइन काम का नहीं होता है, नंबर के पहले जो नंबर के आगे जो साइन है वो काम का होता है। तो ये +15 है और ये एक +15 है। ठीक है, तो प्लस 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 होता है, मतलब एडिशन 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 ही होता है, तो इसको ऐड करेंगे। ये मैं अलग से बेसिक, एकदम ही बेसिक वीडियो में बताऊंगी ये सारे बेसिक्स। ठीक है, या फिर शॉर्ट्स में भी बता सकती हूँ। सो प्लस 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 होता है, तो 15 + 15 30 होता, और प्लस प्लस हमें प्लस साइन देता। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक ऑफ मैथ है। +15 + 15 हो जाता है +30। तो मैं यहाँ पे बताने के बाद डायरेक्टली लिख दूंगी कि +15 + 15 = प्लस, ये प्लस मैंने पहले दे रखा है, और ये 30 = ये 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे जो +30 है वो इस इक्वल टू के राइट साइड में जाएगा, तो -30 हो जाएगा। तो ये चीज़ ना डायरेक्टली नहीं होती है। ठीक है, इसका भी कुछ बेसिक्स होते हैं, मैं बताती हूँ कि बिहाइंड द सीन क्या चल रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे 3x है, यहाँ पे +30 हुआ और यहाँ पे 180 डिग्री हुआ।
तो ये जो +30 है ना, ये हमें यहाँ नहीं चाहिए, ये हमें राइट साइड पे चाहिए, क्योंकि नंबर से ही नंबर का सब्सट्रैक्शन होगा ना। ये 3x तो एक वेरिएबल वाली टर्म हो गई, ये तो वेरिएबल के साथ ही करेगी जो करेगी, मतलब सब्सट्रैक्शन हो गया, एडिशन हो गया। सो यहाँ पे 30 को गायब करने के लिए हम क्या करते हैं, ये +30 वैसे का वैसा लिखा मैंने यहाँ पे -30 करते हैं, और ये जो 180 था इज इक्वल टू के बाद में डिग्रीज में उसको -30 डिग्रीज करते हैं। अब यहाँ डिग्री लिख रही हूँ, यहाँ डिग्री नहीं लिख रही हूँ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये हर टर्म यहाँ पे जो है वो डिग्रीज में है, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हुआ, अब ये +30 और -30 कोई भी टर्म के पहले का साइन काम का होता है, ठीक है। सो प्लस माइनस होता है माइनस, मतलब अल्टीमेटली सब्सट्रैक्शन होगा। तो 30 - 30 विल गिव अस 0। तो ये दोनों भी टर्म कैंसिल हो जाती है, तो यहाँ पे 30 का नामो निशान है ही नहीं, यहाँ पे बचा सिर्फ 3x। सो 3x बचा इज इक्वल टू 180 - 30 इज इक्वल टू 150 डिग्रीज। ऐसे होता है। अब इतना सारा तामझाम ना करते हुए हम डायरेक्टली क्या करते हैं ना, 3x को यही रहने देते हैं। इस +30 को समझाने के लिए, स्टूडेंट्स को समझाने के लिए ऐसे बताते हैं, 180 डिग्री यही रहा राइट साइड का, और ये +30 यहाँ जाकर -30 डिग्रीज हो गया, फिर 180 - 30 150, ऐसे डायरेक्टली बता देते हैं। लेकिन इसके पीछे ये रीजन है कि हमने क्या किया, हमने बोथ द साइड्स -30 से सब्सट्रैक्शन किया, तब जाके हमें ये मिला। तो हम ऐसे ही समझने के लिए डायरेक्टली तो कर देंगे, +30 को यहाँ पे ले जाके -30 कर देंगे, लेकिन उसके पीछे ये रीजन होता है कि बोथ द साइड -30 लिखते हैं, और डॉट 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 देके रीजन भी लिखेंगे। कोई भी चीज मैथ्स में डायरेक्टली नहीं होती है। अभी 8th स्टैंडर्ड में ही आपको ये सारे बेसिक्स मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करने में यूज हो रहे हैं, इसीलिए 8th स्टैंडर्ड में हमें ये सारे रीजंस लिखने पड़ते हैं। जब 9th स्टैंडर्ड आता है, 10th स्टैंडर्ड आता है, तो उतना ये रीजंस नहीं लिखते हैं, 8th स्टैंडर्ड में लिखना पड़ेगा, ठीक है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 3x को 3x यही रहने दूंगी, 180 डिग्रीज इज इक्वल टू का यहाँ होगा, और ये +30 इज इक्वल टू के राइट साइड में जाके साइन चेंज करके -30 डिग्री हो जाएगा। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया है। इसके पीछे का अब हम रीजन लिखेंगे कि सब्सट्रैक्टिंग 30 फ्रॉम बोथ साइड्स। इसका मतलब कि हम 30 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों भी साइड से। बोथ साइड का मतलब होता है इज इक्वल टू का लेफ्ट साइड और इज इक्वल टू का राइट साइड, ये और ये, ठीक है। इतना करने के बाद सॉल्व करेंगे, 3x इज इक्वल टू 180 - 30 150 डिग्रीज। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये जो 3x है ना, ये 3 × x है। लिखने के लिए इसको 3x ऐसे लिख देते हैं, और इसको 3.x भी लिख सकते हैं, ये भी काम का नहीं है, अभी ये काम का है, ठीक है। सो 3x बस ना होते हुए इनके बीच में इनटू का साइन होता है, इनटू मतलब मल्टीप्लिकेशन। सो कोई भी चीज इज इक्वल टू के, अगर देखो हम प्लस को इधर ले जाते हैं, कोई भी टर्म +x है तो यहाँ पे जाके -x हो जाती है। तो वैसे ही ना कोई चीज अगर समझो यहाँ पे 4a ले लूं और यहाँ पे x है समझ लो, तो ये 4a मतलब 4 × a है ना। सो इस 4 × a में ये 4 × a और यहाँ पे x, इस 4 को समझो मुझे a फाइंड करना है, यहाँ पे तो x फाइंड करना था, लेकिन मुझे समझो अभी a फाइंड करना है, एग्जांपल बता रही हूँ। तो इस 4 को मैं ये इनटू साइन से हटाते हुए यहाँ पे x के नीचे लेके जाऊंगी, यानी कि इनटू यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन से डिवीजन में चला गया, यानी कि ये 4 जो a के साथ मल्टीप्लिकेशन में था यहाँ पे आके डिवाइड में चला गया। ऐसे साइन या फिर सिंबल कहें, ऐसे उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। इज इक्वल टू के लेफ्ट साइड से राइट साइड ले जाओ या राइट साइड से लेफ्ट साइड ले जाओ। सो अभी मैंने जैसे डायरेक्टली बता दिया था कि इस +30 को राइट साइड में जाके -30 लिख तो देते हैं, लेकिन उसके पीछे ये रीजन होता है कि हम दोनों भी साइड से 30 को सब्सट्रैक्ट करते हैं, तब जाके हमें ये मिलता है। तो वैसे ही यहाँ पे ये जो 3 है उसको डायरेक्टली नीचे ले जाके डिवाइड में लिख तो देते हैं सॉल्यूशन प्रोसेस को इजी करने के लिए, लेकिन उसके पीछे क्या रीजन होता है, हम लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों भी साइड को 3 से डिवाइड करते हैं। यहाँ पे 3x हुआ, यहाँ पे 150 हुआ, मैं दोनों भी साइड पे 3 से डिवाइड करूंगी तो ये 3 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल कैसे होगा, 3 1 is 3 होता है, तो यहाँ पे 1 बचा, और यहाँ पे सॉल्व करूंगी अगर तो 350 से 150 मिलता है, तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, और यहाँ पे मुझे आंसर मिल जाएगा 50। ये प्रोसेस होता है डिवीजन करने का, ताकि हमें सिर्फ यहाँ पे वेरिएबल बच जाए जो हमें फाइंड करना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम समझने के लिए लिख तो देंगे कि ये जो 3 था जो x के साथ मल्टीप्लिकेशन में था, राइट साइड में जाके ये 150 के डिवाइड में चला गया, और यहाँ पे ये चीज़ डायरेक्टली ना होकर यहाँ पे हमने क्या किया है,
यहाँ पे हमने 3 को दोनों भी साइड से डिवाइड किया है, ठीक है। ये अभी मैंने यहाँ पे साइड में बता दिया था कैसे क्यों क्या, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 3, ठीक है। दोनों भी साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड को 3 से डिवाइड करने पर हमें ये चीज मिली है। अब 150 से 3 को डिवाइड करने पर देखते हैं हमें क्या मिलता है। सो 3 5s आर 15, 0 0, ये 0 नीचे आ जाएगा, 3 zeros इज 0 0, तो हमें 50 मिला। अगर डिवीजन के बेसिक्स ना पता हो तो मैं ना शॉर्ट वीडियोस में भी प्रोसेस ऑफ डिवीजन को एक्सप्लेन कर रही हूँ, तो आप वहाँ से देख सकते हैं, और कहीं और से भी अच्छे से समझ में आ रहा हो तो वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन बेसिक क्लियर होना चाहिए, ठीक है। सो हमें क्या मिला डिवाइड करने पर 50, हर चीज़ डिग्री में थी तो ये भी डिग्री में आंसर आया, देयरफॉर लिखेंगे, बॉक्स में डालेंगे, अच्छा दिखता है। सो x इज इक्वल टू हमें मिला 50 डिग्रीज। तो ये था प्रोसेस ऑफ सॉल्यूशन, थोड़ा सा बेसिक ओरिएंटेड है, डबल से लिखना प्लीज कंसिडर करिए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और बाकी के एक्सरसाइज के जो प्रॉब्लम्स है वो इजीली समझ में आ जाए, ठीक है। सो अब ना हमने अब तक जितना भी पढ़ा है ना उसे कंक्लूड करते हैं, ठीक है। सो जितना भी अब तक हमने समझा है उससे हम ये कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं कि नाउ आई नो, एक पार्ट देकर है टेक्स्ट बुक में, तो उसमें देख लेते हैं कि क्या है। When two parallel lines are intersected by a transversal, the angles formed in each pair of, मतलब कि जब दो पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल से इंटरसेक्ट होती है तो जितने भी एंगल्स बनते हैं ना पेयर में, तो वो क्या प्रॉपर्टीज शो करते हैं वो देखिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, जो दो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं वो कॉन्ग्रुएंट होते हैं कब, जब दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल हो। हाँ, ये मैं बहुत बार रिपीट कर चुकी हूँ तो ये समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की दो जो पेयर बनेगी उनका मेजरमेंट सेम होगा। अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, अल्टरनेट एंगल्स ये दो एक्सटीरियर वाले और ये दो इंटीरियर वाले, वैसे ही ये दो एक्सटीरियर वाले, ये दो इंटीरियर वाले, ये जो दोनों पेयर्स है दो एंगल्स की वो आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, मतलब उन दोनों का मेजरमेंट सेम होगा। और इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब इंटीरियर एंगल्स के जो पेयर हम बनाते हैं दो पैरेलल लाइंस और एक ट्रांसवर्सल की मदद से, ठीक है। ये एक पेयर हो गई इंटीरियर एंगल्स की और ये एक दूसरी पेयर हो गई। तो इसको अगर देखो, ये दोनों एंगल्स का अगर समेशन लूंगी दोनों के मेजरमेंट का तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। इन दोनों भी एंगल्स का समेशन लूंगी मेजरमेंट का तो मुझे 180 डिग्री मिलेगा। तो इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। तो अब तक हमने जितना भी पढ़ा है उससे हम ये 3 बातें कंक्लूड कर पा रहे हैं, ठीक है। इतना कर लेने के बाद अब हम प्रैक्टिस सेट 2.2 को सॉल्व करने के लिए बिल्कुल रेडी हैं, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 2.2 में टोटल 5 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है और बाकी 2, 3, 4, 5 ऐसे क्वेश्चंस है। सो इन क्वेश्चंस को मैं पूरा सॉल्व करवाऊंगी, हर एक क्वेश्चन को कुछ भी नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया बताने लायक है, ठीक है। सो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है। चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव। अल्टरनेटिव मतलब ये सारे हमें अल्टरनेटिव ऑप्शंस में, मतलब ऑप्शंस दिए हुए हैं उसमें से हमें सब में करेक्ट वाला चूज करना है। सो क्वेश्चन क्या है, इन द एडजॉइनिंग फिगर, बाजू में दी गई हुई फिगर, इफ लाइन M इज पैरेलल टू लाइन L, ये जो लाइन M है वो लाइन L के अगर पैरेलल है और लाइन P इज अ ट्रांसवर्सल, देन फाइंड x। इस एडजॉइनिंग फिगर में लाइन M लाइन L के पैरेलल है और जो लाइन P है वो ट्रांसवर्सल है, हमें यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड करना है। हमें एक एंगल का मेजरमेंट दिया है 3x और दूसरे एंगल का मेजरमेंट दिया है x। इन एंगल्स के नाम मेंशन नहीं है, ठीक है, बिना नाम के भी हम सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है ना, इसलिए। सो देखिए अब हम कैसे चूज करेंगे। ये दोनों जो एंगल्स हमें गिवन है 3x और x, क्या ये आपस में इंटीरियर एंगल्स नहीं है दोनों आपस में इंटीरियर एंगल्स का पेयर शो कर रहे हैं मुझे, ठीक है, क्लियरली, बिल्कुल क्लियरली, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब तो इंटीरियर एंगल्स की प्रॉपर्टी क्या है कि उन दोनों भी एंगल्स को अगर हम ऐड करें तो 180 डिग्री का मेजरमेंट शो करती है, ठीक है। तो 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा इंटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी की वजह से, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी। पेपर में अगर एमसीक्यू बेस्ड, एमसीक्यू मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ऐसे ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन आए ना तो प्लीज सोल्यूशन जरूर लिखे ताकि टीचर को पता लगे कि स्टूडेंट ने चीट नहीं किया है, उसने खुद से सॉल्व किया है, ठीक है। वरना डायरेक्ट ऑप्शन ऐसे टिक करके आ जाएंगे तो पक्के में टीचर पकड़ लेता है कि बराबर से चीटिंग की गई है, ठीक है। सो 3x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये मैं क्यों लिख पाई, इंटीरियर एंगल्स की वजह से। अब 3x प्लस x, 3x प्लस x मतलब 3x प्लस 1x, कुछ भी नहीं है मतलब 1 है, सो ये हो जाएगा 4x, ठीक है।
और 180 का 180 डिग्री। x 4 के साथ इनटू में है तो यहाँ पे 180 डिग्री के नीचे जाएगा 4, इनटू से डिवीजन में जाएगा और इसका रीजन क्या होगा, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय 4। अब 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, यहाँ पे साइड में करके बताती हूँ, तो 4 टाइम्स होता है 16, यहाँ बचेगा 2, नीचे 0 लूंगी और 4 5 टाइम्स होता है 20, सब्सट्रैक्ट करूंगी 0 मिल जाएगा। सो 45 इज द आंसर। सो x इज इक्वल टू मुझे मिला 45 डिग्रीज। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी। ठीक है, अब देख लेते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का। अभी फर्स्ट क्वेश्चन देखा और फर्स्ट क्वेश्चन का सेकंड क्वेश्चन देख रहे हैं। ठीक है, सो इन द एडजॉइनिंग फिगर, बाजू में दी गई हुई फिगर, इफ लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी, अगर लाइन ए पैरेलल है लाइन बी के एंड लाइन एल इज अ ट्रांसवर्सल, देन फाइंड एक्स। और यहाँ पे जो लाइन एल है वो ट्रांसवर्सल है, तो हमें क्या बोल रहे हैं, फाइंड एक्स। यहाँ पे हमें दो एंगल्स पहले की तरह गिवन है, ये वाला एक एंगल 4x और ये वाला एक एंगल 2x। ठीक है, और हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हमारा फर्स्ट स्टेप कि हम इन दोनों में रिलेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ 4x डायरेक्टली तो कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। ठीक है, ना करस्पॉन्डिंग, ना इंटीरियर, ना अल्टरनेट में इंटीरियर या एक्सटीरियर। ठीक है, सो ये 4x यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो ये दोनों इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बना रहे हैं। ठीक है, और अगर, ठीक है, ये एक बात हो गई, 4x इज इक्वल टू ये वाइट वाला एंगल इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का पेयर बनाएंगे। सो ये दोनों ऑब्वियसली आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो इक्वल हो जाएंगे तो ये भी इस रिलेशन से 4x हो जाएगा। ठीक है, और क्योंकि क्यों ना ये डायरेक्टली मैं कैसे कर पाई, क्योंकि लाइन ए इज पैरेलल टू लाइन बी है और उसके ऊपर लाइन एल ट्रांसवर्सल है। जहां पैरेलल लाइन दिख गई वहां पे कॉन्ग्रुएंट का रिलेशन शो बराबर से होगा। ठीक है, और ये जो 4x नया मुझे मिला मेजरमेंट और ये जो 2x है ये आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स बना रहे हैं, तो इन दोनों का समेशन 180 डिग्री होगा, क्योंकि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स 180 डिग्री का समेशन देते हैं। तो इस वे से मैं x फाइंड कर सकती हूँ। तो यहाँ पे ना किसी भी एंगल को नेमिंग नहीं की गई है तो थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए मैं नेमिंग कर देती हूँ। सो यहाँ पे a b l तो यूज हो चुका है, तो इससे अलग हम कुछ वेरिएबल का नाम रखेंगे एंगल्स को। इस 4x वाले एंगल को p नाम दे देती हूँ, इसको q दे देती हूँ और 2x वाले को s नाम दे देती हूँ। ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, एंगल p इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल q। ये मैं क्यों लिख पाई, क्योंकि ये आपस में इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स का रिलेशन शो कर रहे हैं। और क्योंकि डायग्राम में ऑलरेडी एंगल P का मेजरमेंट 4x गिवन है, तो प्रॉपर्टी ऑफ पैरेलल लाइंस एंड द ट्रांसवर्सल का प्रॉपर्टी की वजह से ये दोनों भी एंगल्स का मेजरमेंट सेम हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। इसीलिए अगर एंगल P 4x है तो एंगल Q भी 4x हो जाएगा। एंगल P इज इक्वल टू एंगल Q इज इक्वल टू 4x। ठीक है, अब एंगल Q और एंगल S, ठीक है, ये 2x वाला S है, तो एंगल Q और एंगल S आपस में लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स की प्रॉपर्टी शो कर रहे हैं, इसलिए उन दोनों का मेजरमेंट को अगर मैं ऐड करूंगी तो 180 डिग्री मिल जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी एंगल Q प्लस एंगल S इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। मैं ये क्यों लिख पाई, क्योंकि ये है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ये इनकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब एंगल Q मुझे पता है 4x, लिख दूंगी, प्लस एंगल S मुझे ऑलरेडी गिवन है 2x और 180 का 180, 4x प्लस 2x नंबर को ऐड करेंगे, 4 प्लस 2 6 और x का x रह जाएगा। सो 6x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पे लिख रही हूँ बाकी का, x को यही रखूंगी, 6 को इसके नीचे ले जाऊंगी तो डिवाइड में हो जाएगा, x इज इक्वल टू 180 डिवाइड बाई 6। 180 को 6 से डिवाइड करूंगी, 6 1 6 12, 6 3 18, 0 0 नीचे का 0 नीचे जाएगा, 6 0 0 माइनस करूंगी 0, तो मुझे आंसर मिला 30। सो x इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। यहाँ पे डायरेक्टली ना लिखते हुए रीजन लिखेंगे कि डिवाइडिंग बोथ द साइड्स बाय 6। ठीक है, x इज इक्वल टू मिल गया 30 बॉक्स एंड देयरफॉर का साइन। सो ऑप्शन 30 डी में दिख रहा है। सो इस लेक्चर के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2.2 के सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। Till then, thank you so much for watching this video and I really appreciate for giving me a chance. Thank you so much.